हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। 24 जून 2021 के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर फोकस है। इसके साथ साथ अगर आपको क्विज प्रैक्टिस करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग करके देखनी है, तो आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर जाकर क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग ज़रूर करके देखें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा एंड इसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स के कि किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आप कर पाएंगे। चलिए, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जीएस पेपर 2 में देखेंगे फूड सिक्योरिटी 2015 जो अमेंड हो चुका है। ये मैं ऑलरेडी आपको वैसे पढ़ा चुकी हूँ, एक बार और देखेंगे। 2019 में सुसाइड कैसे रही वर्ल्ड वाइड, तो इसके बारे में भी देखेंगे। निपा वायरस बैट्स में जो पाया गया, महाबलेश्वर जो केव है, तो वहाँ पर कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने जिनजियांग रीजन के लिए क्या कहा है, वो भी हम देखेंगे। जीएस पेपर में 3 में देखेंगे कि यूनेस्को जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहाँ पे किस तरीके से उसका जो स्टेटस है वो डाउनग्रेड किया है एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ पर पाई गई है। यूएन लैंड कंजर्वेशन अवार्ड के बारे में देखेंगे। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में हम देखेंगे वर्ल्ड का पहला जीएम रबर सैपलिंग क्या है एंड आसाम का जो जोरहट है उन्होंने किस तरीके से टी डे ऑक्शन को ऑर्गेनाइज किया। तो स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करें, आपका कंप्लीट इनसाइट्स आईएएस का जो भी कंपाइलेशन होता है वो अपने आप ही कवर हो जाएगा। रेगुलरली 1 पेज के ही शॉर्ट नोट्स बनाकर देखें ज़रूर, छोटे से छोटे, एंड उनको रिवाइज ज़रूर करें। तो देखिए, जो फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट है 2015 उसको अमेंड किया गया है, ठीक है, क्योंकि राशन लीकेज होता है, करप्शन होता है कि भाई यहाँ से अगर 100 केजी मिला है तो गरीबों तक सिर्फ 2 केजी तक ही पहुँचता है। तो इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया था कि जो टारगेटेड पीडीएस है, मतलब जिन लोगों को वो खाना मिलना चाहिए, तो उसमें पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए। तो इसके लिए जो सेक्शन नंबर 12 था उसके अंदर भी रिफॉर्म किया गया था। नाउ यहाँ पे यही था कि जो भी मीन्स जो स्टेट्स हैं एंड उनको ये काम करना होगा कि एफिशिएंसी इम्प्रूव हो एंड जो राइट है, मतलब सही जो क्वांटिटी है वो बेनिफिशियरीज़ को मिले, ठीक है, बीच के लोग, मिडल मैन के लोग उसे ना खा पाएँ। तो अब अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या आया है कि जो भी ई पॉज है उसको जुडिशियसली यूज़ करना है, ठीक है, एंड जो भी सेविंग्स अगर हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए अगर 17 रुपीज़ पर क्विंटल जो है एडिशनल मार्जिन की वजह से अगर सेविंग्स हो रही हैं तो उस सेविंग को बचाया जाए, ठीक है, पैसों को इकट्ठा किया जाए एंड फिर उसे अगर मान लीजिए कोई जैसे तोलने की मशीन परचेज करनी है तो वो परचेज की जाए, या फिर अगर ऑलरेडी मशीन है अगर वो ख़राब हो गई है उसको मेंटेन करना है तो वो किया जाए। तो अब हम थोड़ा देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर यही था कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि ऐसा हर किसी के पास राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, तो लाइफ विद डिग्निटी भी है। डिग्निटी तभी आएगी जब एटलीस्ट सबको फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिले, तो इसीलिए सबको फूड एंड खाना देना बहुत ज़रूरी है। 50% अर्बन के लिए है, ध्यान रखिएगा, एंड 75% रूरल के लिए है। 5 केजी पर पर्सन पर मंथ मिलता है एंड पर हाउस होल्ड पर मंथ 35 केजी जो है वो फूड ग्रेन मिलता है, जो भी मीन्स पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। मतलब वैसे तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए हर घर में 5 पर्सन है मान लीजिए, तो एक पर्सन को 5 केजी मिलेगा पर मंथ। अगर इस घर में 8 बंदे हो गए तो 40 केजी भी मिल जाएगा। लेकिन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स है उनको 35 केजी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 50% अर्बन का है, 75% रूरल का है। चलिए अब देखते हैं सुसाइड कितनी रही 2019 में। एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट है कि हमें जो हेल्थ होता है ना, जो हमारा टारगेट हुआ SDG 3, तो वहाँ पे जो सुसाइड मोर्टेलिटी रेट है वो हमें कम करना है, ठीक है। हर 1 in 100 एंड 7,03,000 पीपल ने सुसाइड की है 2019 में, खास करके जो कि 50 ईयर्स से कम के होते हैं एंड यंग पीपल 15 से 29 ईयर्स तक, ये लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। मतलब जो 4th लीडिंग कोज है वो जो सुसाइड का है वो यंग पीपल में पाया गया एंड 58% जो सुसाइड करते हैं वो 50 से कम उम्र के लोग करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रीजंस जो अफेक्टेड है वो देखिए लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ है 77%, क्योंकि खाने के लिए नहीं होता, पीने के लिए नहीं होता, घर नहीं होते, ठीक है, इतनी सारी बीमारियां वैसे लग जाती हैं। तो वो जो
तो मेंटली जो प्रेशर होता है तो वो लोगों को मजबूर कर देता है। हर 1 लाख में से 9 जो हैं वो अपनी लाइफ्स को एंड कर चुके हैं। सबसे हाइयर जो आपको 3 रीजन ध्यान रखने हैं, एक तो अफ्रीका, एक यूरोप एंड एक साउथ ईस्ट एशिया। नाउ ओवरऑल डिक्रीज तो हुआ है 20%। अगर हम पिछले 20 सालों को कंपैरिजन करें तो डिक्रीज तो हुआ है सुसाइड रेट में 36%। एंड अभी देखिए 38 कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने एक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है कि किस तरीके से हमें सुसाइड को कम करना है, लेकिन फिर भी सुसाइड्स होती हैं। अब WHO जो है वो कंट्रीज़ को हेल्प भी कर रहा है कि भाई जो हाईली जैसे कि गाइडलाइंस देता है कंट्री को कि किस तरीके से आप जो सुसाइड रेट है वो बाय अ थर्ड कंप्लीट मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर अभी 100 है तो कैसे आप उसे सुसाइड को 33 1/3% पे लेके आ सकते हैं। तो एक तो लिमिटिंग एसेस होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई जहर जाके ले लेता है तो हैजार्डियस पेस्टिसाइड्स हो गए या फायर आर्म्स हो गई, तो ये किसी को ना मिले। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि लोगों को एजुकेट करें। लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल लाइफ स्किल्स होनी चाहिए कि ये नहीं कि चलो आज कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डे भी वो रहेगी या 3 साल बाद भी रहेगी, नहीं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें, अगर उन्हें लग रहा है कि किसी का थॉट या बिहेवियर ऐसे चल रहा है कि भाई वो उसको भविष्य में सुसाइड कर सकता है, तो उसे आइडेंटिफाई करें, एसेस करें, फिर उसको समझाने की कोशिश करें एंड फिर फॉलो अप भी करें। ऐसा नहीं है कि चलो इस बार उसको सुसाइड से बचा लिया तो फिर उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, आगे भी उसको ध्यान में रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थर्ड है तो उसके अंदर आप ये जो सब टारगेट्स है 3.4, 3.5, 3.8 ये सुसाइड से रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे 2030 तक हमें जो 1/3 जो मॉर्टेलिटी है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, जैसे आप कोरोना हो गए, एक को टच करोगे दूसरे को टच करोगे तो आपको डिसीज़ हो जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी हो गई, जैसे मान लीजिए अगर किसी को एड्स है तो जब तक कोई प्रिकॉशंस अगर आप अच्छे से नहीं लेते हो, ये नहीं लेते हो, तब तक वो कम्युनिकेट नहीं करती, ठीक है। या मान लीजिए किसी और को कोई बीमारी है कि ठीक है, हर कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होती, मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती, तो जो नहीं फैलती वो कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो उनको हम थोड़ा समझा सकते हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ही तो है, ये ज़रूरी नहीं ना एक सुसाइड कर रहा हो तो दूसरा भी उसको टच करेगा या देखेगा तो उसको सुसाइड करने का मन करेगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा 3.5 में हमें जो ये ड्रग्स वगैरह होते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह हो गए, तो इनका गलत यूज़ जो है वो रोकना है। 3.8 में मेंटल हेल्थ की, जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तभी तो लोग सुसाइड करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशियन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होती है, मतलब हर 1 लाख लोगों में से 16.5 मतलब 16.5 सुसाइड्स हो जाती हैं। इंडिया के अंदर जो थर्ड हाईएस्ट फीमेल सुसाइड रेट है, मतलब फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर सुसाइड करती हैं, क्योंकि अपने इंडिया में वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो फीमेल्स को झेलनी पड़ती हैं। तो 14.7, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको खासकर ध्यान रखने हैं जो कि आपको मेंस में भी काम आएंगे। अब इंडिया ने क्या किया हुआ है, इंडिया ने एक तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, जिसमें कहा गया है कि सुसाइड डीक्रिमिनलाइज नहीं होगा, बल्कि मेडिकल रिलीफ दी जाएगी। अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। देन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले हुए हैं ताकि एक अच्छी केयर प्रोवाइड की जा सके। डी एडिक्शन सेंटर्स, मतलब अगर कोई किसी चीज़ को लेके एडिक्ट हो जाता है तो उसको पहले तो डी एडिक्ट करना है एंड फिर उसको रिहैबिलिट भी करना है। देन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है, सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, किसके अकॉर्डिंग, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ताकि सुसाइड्स ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैट्स के अंदर जो चमगादड़ होती है उनके अंदर निपा वायरस के लिए कुछ पॉसिबल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं। एक सर्वे किया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर है, एंड वहाँ पर कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो मिली हैं। तो ये सर्वे इसीलिए किया गया क्योंकि निपा वायरस भी एक टॉप 10 जो लिस्ट पैथोजन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें ये आता है कि इसको भी क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। इंडिया के अंदर भी निपा वायरस का जो रेट होता है वो 65 से 100% के बीच में रहता है। केरला में भी एक केस मिला था 2018 का भी रिसेंटली। साउथ ईस्ट एशियन साउदर्न कंट्रीज़ हो गई, साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गई, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है, मतलब ये यहाँ पे होता रहता है लोगों को निपा वायरस, ठीक है, मीन्स जानवरों को भी। तो निपा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, डेथ रेट काफ़ी हाई है, ठीक है। और खासकर जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी ये आने की कैपेबिलिटी रखता है 1 से लेके 2% तक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। निपा वायरस जूनोटिक है, मतलब जूनोटिक मतलब जानवरों से इंसानों
वो आ जाएगी। एंड जो निपा वायरस का जो ऑर्गेनिज्म है वो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक वायरस है, फैमिली पैरामाइक्सोवायरेजे से बिलोंग करता है, ठीक है, हेंड्रा वायरस, तो ध्यान रखिएगा। फ्रूट बैट्स को फ्लाइंग बॉक्सेस भी कहते हैं। एंड सिम्टम्स क्या है, जैसे दिमाग जो है वो ही सूजन आ जाती है दिमाग के अंदर, इलनेस आ जाती है, एंड इवन डेथ भी हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कंसर्न्स है जिंगजियांग रीजन के अंदर। काफ़ी टाइम से इसको हम पढ़ रहे हैं, 40 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने एंड मीन्स कहा है कि जो चाइना के जो एक्शन है जिंगजियांग के अंदर, हांगकांग के अंदर, तिब्बत के अंदर, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड बीजिंग को भी अलाउ करना चाहिए कि जो यूएन के जो राइट चीफ है मिशेल बैचलेट, तो ये वहाँ पर जाएं, लोगों से मिले एंड वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जो वहाँ पे युगुर कम्युनिटी रहती है जिनको मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो इशू क्या है, रिपोर्ट्स यही है कि देखिए, ये पहले मैं आपको रीज़न दिखा देती हूँ। ये आपका चाइना है, ये चाइना के अंदर ही आपका है जिंगजियांग रीजन। अभी देखो इंडिया से भी लगता है, ठीक है, तो काफ़ी सारी कंट्री से लगता है, रशिया से लगता है, कजाकिस्तान से, मंगोलिया से, ठीक है। तो ये चाइना जो है वो इनको क्या कहता है कि यहाँ पे कम्युनिटी रहती है, कौन सी कम्युनिटी, युगुर कम्युनिटी, ठीक है, मे बी उसको कुछ और प्रोनाउंस करते हो, दैट इज़ नॉट द इशू। तो रिपोर्ट्स ये आती है 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि जिंगजियांग के अंदर डिटेन करके रखे हुए हैं। एंड ये चाइना वाले जो लोग हैं ये क्या करते हैं, जो चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो युगुर जो माइनॉरिटीज़ है इनको अटैक करते हैं। एंड जो चाइना है वो इनको मिसट्रीट कर, कहता है कि हम इनको मिसट्रीट नहीं करते, बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मींस एक्सट्रीमिज्म बढ़ा रहे हैं एंड बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलकर ये अपना अलग ही एरिया बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चाइना इनके ऊपर ये क्लेम करता है। तो ये आप देख सकते हैं चाइना देखो कितने एरिया में फैला हुआ है, यहाँ पे ऊपर मंगोलिया रशिया से लगता हुआ, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से लगता हुआ, यहाँ पे हर एक कंट्री से लगता हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मोस्टली मीन्स यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे 2 कंट्री से लगा हुआ है, इससे नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे एरिया से अब क्वेश्चन आएगा जिंगजियांग रीजन किससे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैप में और डिटेल में इसको देखिएगा, वैसे मैं ये आपको काफ़ी टाइम करा भी चुकी हूँ। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी है, टर्किक एथनिक ग्रुप है जो कि सेंट्रल और ईस्ट एशिया में रहता है, इनका खुद का लैंग्वेज है, टर्किश की तरह है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरह है। तो चाइना इनको रीजनल माइनॉरिटी मानता है एंड ये नहीं बोलता कि ये हमारे कंट्री का कोई ग्रुप है, इंडिजीनियस ग्रुप इनको नहीं मानता। तो ये चाइना के जो जिंगजियांग रीजन है वहाँ पर रहते हैं एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ इनका बॉर्डर लगता है, जैसे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के साथ। तो चाइना ये कहता है ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं, सेपरेटिज्म फैलाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको डिटेन करके रखा जाता है। चलिए अब ग्रेट बैरियर रीफ देखेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो यूनेस्को ने इसका जो स्टेटस है वो डाउनग्रेड करने की कोशिश की है, मीन्स इन डेंजर में कह दिया इसको कि ये खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे जो कोरल है वो क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसके अगेंस्ट बोला, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं, यूनेस्को एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है एंड यूनेस्को ने कहा कि इन डेंजर है तो आप इसको इम्प्रूव कीजिए, मीन्स अराउंड $2.2 बिलियन या फिर 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा, तो बिलियन यूरोज जो है वो आप स्पेंड कीजिए ताकि यहाँ के जो रीफ है वो सुधर सके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट हो रहा है। जो कोरल जो पानी के अंदर रहते हैं तो उनको अगर वो वहाँ पर होंगे तो वो क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जल रहे हैं, तो आप इनको बचाइए। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोल फायर्ड पावर यूज़ करता है एंड काफ़ी हाई रहता है कार्बन एमिटर्स के अंदर। तो कहा गया है कि आप कुछ कीजिए एंड फॉसिल फ्यूल्स को कम बर्न कीजिए एंड इनको बचाइए। इन डेंजर मतलब आर्टिकल 11 जो 4 सबसेक्शन 4 है 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का, उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि इनको बचाया जाए एंड करेक्टिव एक्शन लिया जाए। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर जो है वो रखी जाती है ताकि उन एरियाज़ को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अगर कोई साइट वहाँ पर आ जाती है तो उसको असिस्टेंस भी मिलती है कि ठीक है खतरे में है, तो थोड़ा फ़ायदा भी मिलता है, थोड़ा पैसे वगैरह भी मिलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिलता है कि उसको आप कंसल्ट करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाइए कि उसको कंजर्व किया जा सके, वहाँ की जो सिचुएशन है उसको सुधारा जा सके, कुछ एफर्ट्स बनाए जा सके। तो वर्ल्ड हेल्थ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। कुछ और केसेस भी है, जैसे कि ईरानियन सिटी है बाम की, तो यहाँ पे भी जो सिटाडेल है, जो पुराना सिटाडेल है, जो लैंडस्केप है, तो यहाँ पे भी 26,000 लोगों की डेथ हो गई थी 2003 में। तो यूनेस्को ने तब भी कहा था कि ये डेंजर में है, तो तब कुछ एफर्ट्स किए गए कि इस सिटी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का, पहले आप ये वाला मैप देखिए, जस्ट अ मिनट। ये आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो रेड लाइन है, ठीक है, तो ये वाला एरिया है, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। सो दिस इज़ योर ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पे पानी के आसपास काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं पॉलिप्स एंड वो सब मिलते हैं।
चलिए अब देखते हैं यूएन लैंड कंजर्वेशन अवार्ड क्या है। तो ये किसको, श्याम सुंदर जैनी, इनको जो है वो यूएन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है फेमिलियर फॉरेस्ट्री के लिए। फेमिलियर फॉरेस्ट्री क्या होता है कि ट्रीज़ का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, फैमिली के अंदर ही सभी लोग ये काम करें, ठीक है, ताकि एक अच्छा सोशल कैंपेन चल सके। तो जो केयर ऑफ ट्रीज़ है वो अब मान लीजिए हमारे पूर्वज ने कर ली, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस ट्री का ध्यान रखेगी, तो इनको ये अवार्ड मिला है। एंड ये अवार्ड जो यूएन यूनाइटेड नेशन जो कंजर्वेशन हुई थी डेजर्टिफिकेशन के लिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 10/2011, तो वहाँ पे ये अवार्ड लाए गए थे कि उन लोगों को अवार्ड देना चाहिए जो लैंड को कंजर्व करते हैं, जो लैंड को रिस्टोर करते हैं। एंड यूएनसीसीडी हर 2 साल में इसको अवार्ड देता है। इस साल की थीम ध्यान रखिएगा, हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ्स। तो यूएनसीसीडी क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994 में, ध्यान रखिएगा यही अकेला बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 में डिसाइड किया गया था कि वो एरियाज जो कि एरिड, सेमी एरिड या ड्राई सब ह्यूमिड हो रहे हैं तो उनको सुरक्षित करना है। चलिए अब देखेंगे असम के जोरहट ने एक स्पेशल इंटरनेशनल टी डे ऑक्शन किया। तो जोरहट जो है वो असम की टी कैपिटल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाय पत्ती वगैरह उगाई जाती है। एंड 21 जून को ये डिसाइड किया गया। तो ये ध्यान रखना है ताकि इसीलिए ताकि बिजनेस टू बिजनेस जो है वो फैल सके बिजनेस, एंड वहाँ से लोग जो है वो टी को खरीदें, वहाँ की वैल्यू जो हो वो बढ़े। देन देखिए वर्ल्ड की पहली जीएम रबर सैम्पलिंग, तो ये ध्यान रखिएगा रबर सैम्पलिंग कहाँ पर, आसाम के ही गुवाहाटी के रबर बोर्ड सरुतारी रिसर्च के अंदर ये किया गया। केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। तो यहाँ पे मैंगनीज जो है, मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज वो इंसर्ट की गई हैं। एंड अब विंटर के टाइम पे भी ये जो जीएम रबर होगी ये बन पाएगी एंड इसके थ्रू रबर सैम्पलिंग्स होंगी, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद वहाँ पे रहेगी रबर इंडस्ट्री के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, आज का करंट अफेयर डन है। एंड इसके बाद आप वेबसाइट पर ज़रूर जाएं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, मेंस के आंसर राइटिंग करें, ठीक है, उसी से ही आकलन होगा, उसी से ही रिवीजन भी हो जाएगी। सो कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।